Hi everyone, a very good evening to all of you. My name is आशना एंड आज के सेशन में हम इंडिया म्यांमार रिलेशंस कवर करेंगे. एट द सेम टाइम वी विल आल्सो कवर आसियान. तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पेपर 2 सेक्शन बी में पेंडिंग रह गए थे एंड आज इसको फिनिश करने के बाद नेक्स्ट क्लास से हम पेपर 1 सेक्शन बी शुरू करेंगे. तो सबसे पहले तो मैप देख लेते हैं म्यांमार का. देखिए म्यांमार हमारा डायरेक्ट नेबर है. आप देख सकते हैं दिस इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इसके साथ में डायरेक्ट बॉर्डर हमारा टच होता है. इन टोटल यहाँ पर 4 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री सीधा म्यांमार के साथ में टच होती है. देखिए म्यांमार को जो है बर्मा भी कहा जाता है. मॉडर्न नेम इसका म्यांमार रखा गया है, लेकिन आज भी यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज इसको बर्मा की तरह रेफर करते हैं. खैर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा म्यांमार के साथ में 2018 के बाद से ओपन बॉर्डर है. यानी इससे पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ओपन बॉर्डर एग्जिस्ट करता है. तो ओपन बॉर्डर हमारा कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में है? पहला नेपाल के साथ में, इसके अलावा भूटान के साथ में है एंड नाउ वी हैव इट विद बर्मा और म्यांमार. तो भारत की तरफ से अगर आप म्यांमार टर्म यूज करेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है. तो बर्मा जो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ में आपको कनेक्टिविटी यहाँ पर दिखेगी इसकी, इसीलिए वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर वैलिड हो जाते हैं जो हमने नेपाल और भूटान या बांग्लादेश के केस में कवर किए. कैसे? देखिए यहाँ के जो नक्सल एलिमेंट्स होते हैं, नक्सलाइट्स होते हैं, इंसर्जेंट्स होते हैं, वो लोग अटैक करने के बाद म्यांमार के जंगलों में जाकर के छुप जाते हैं. राइट. तो ऐसे में अगर भारत सरकार की म्यांमार गवर्नमेंट के साथ में अच्छी बनेगी तो यहाँ पर दोनों की कोऑपरेशन के चलते इस तरीके के जो नक्सल ग्रुप्स हैं उनको जड़ से मिटाया जा सकता है. उनके जो यहाँ पर हिडन बेसिस होते हैं उन हिडन बेसिस को हम हटा सकते हैं. ठीक है. तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से म्यांमार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये मैं तब बात कर रही हूँ जब भारत के केस में हम कहते हैं, ज़्यादातर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके केस में हम कहते हैं कि सिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट नहीं करता है, इनसिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट करता है. यानी कि विद इन द कंट्री जो एलिमेंट्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं वो ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है भारत के लिए. तो इनको जड़ से मिटाना बहुत ही ज़रूरी है. इसके अलावा अगर आप लोकेशन देखें म्यांमार की तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. इसीलिए म्यांमार के केस में आप ये कह सकते हो कि जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है म्यांमार की. उसका कारण है कि म्यांमार को हम कह सकते हैं इट इज़ द गेटवे टू आसियान. गेटवे टू आसियान. साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में अगर हमें अपना एंगेजमेंट बढ़ाना है तो म्यांमार एक्ट्स एज अ ब्रिज जिसके थ्रू हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं बाकी सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में. दूसरा, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत है म्यांमार की. म्यांमार में चाइना की भी प्रेजेंस है. इनफैक्ट म्यांमार के जो पोर्ट्स हैं जैसे क्याकपू पोर्ट हो गया, ये जो पोर्ट हैं ये म्यांमार के कोको आइलैंड्स हो गया, ये चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का पार्ट है. तो इसको अगर हमें टैकल करना है तो म्यांमार के साथ में इंगेजमेंट हमें बढ़ाना होगा. चाइना की प्रेजेंस को अगर हमें काउंटर करना है तो म्यांमार के साथ में हमें एंगेज करते रहना होगा. और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से भी ये जो सितवे पोर्ट है यहाँ पर एक मल्टी मोडल कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है. और इसके चलते जो है इसको पूरा कनेक्ट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के साथ में. इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो कॉरिडोर आपको यहाँ पर दिख रहा है दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बहुत ही ज़्यादा नैरो है और ये भारत का एक वल्नरेबल चोक पॉइंट हो सकता है. हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी है वो पूरी इसके थ्रू कट की जा सकती है. तो इसीलिए हम बांग्लादेश और ऑल्टरनेटिवली अगर देखें तो म्यांमार के साथ में अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए जो है इस कालाधन मल्टी मोडल प्रोजेक्ट को भी बना रहे हैं. और इसके चलते जो है म्यांमार में भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट होगा. क्यों? क्योंकि म्यांमार जो है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है.
तो वो सारे पॉइंट जो हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ITEC प्रोग्राम यहाँ पे रन करते हैं, ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि म्यांमार में काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इंडियंस के लिए। कैसे? क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पर अगर आप अपनी फैक्ट्री बनाएंगे और इस फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्शन अगर किया जाता है और यहाँ से प्रोड्यूस करके अगर कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में कहीं पर अगर सामान भेजा जाता है तो उसको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी होंगे, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट करके देंगे। उसका कारण है कि म्यांमार में आपको चीप लेबर भी मिल जाएगा कंपैरेटिवली, जो कि इन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है और ज़्यादा चीप प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा जो है म्यांमार में मेजरली जिस इश्यूज़ की हम बात करते हैं, लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गो बैक। तो जिन इश्यूज़ की हम बात करते हैं म्यांमार में, उन इश्यूज़ में सबसे पहले तो हाईलाइटिंग जो इशू है वो है रोहिंग्या इशू, रोहिंग्याज इशू। और इसके अलावा 2021 से यहाँ पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखा जा रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है लाई गई थी, लेकिन यहाँ के जो जनरल हैं, एक्चुअली में म्यांमार में जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री जनता। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरह यहाँ पर मिलिट्री जनता जो है वो सब चीज़ें हैंडल किया करती थी। म्यांमार जो है 1937 के आसपास भारत से अलग हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन आगे जाकर के फिर इसको इंडिपेंडेंस मिला। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक्चुअली इंडिपेंडेंस के समय पे ये जो मिलिट्री जनता है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसीलिए मिलिट्री जनता को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली जो है म्यांमार में ट्रीट किया गया। लेकिन धीरे धीरे करके मिलिट्री जनता इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आता है, जैसे 1972 के आसपास, 1980s में आप देखेंगे, 70s या 80s में, स्पेसिफिकली 80s में इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाएगा, इस तरीके के प्रोविजंस लाए जाएंगे, जिसके चलते यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि म्यांमार में ज़्यादातर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रहती है, राइट, और इन बुद्धिस्ट को अगर हम देखें तो 89% के आसपास, 89.4% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है, और 4.5% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स है, रोहिंग्या मुस्लिम्स। दूसरी एथनिसिटीज़ भी हैं, बट हमारे लिए रोहिंग्या मुस्लिम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन लोगों को परसिक्यूट यहाँ पर किया जा रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन की एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली भी जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, दे आर द मोस्ट persecuted कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों किया गया? नया जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया उसमें इनको कहा गया कि आप अपनी सिटीजनशिप प्रूव कीजिए। प्रूव करने का मतलब है कि आपको ये प्रूव करना होगा कि 1823 से पहले के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे आपके फॉरफादर्स के, कि वो यहाँ पर जो है 1823 से पहले आकर के रहे थे, इस तरीके की चीज़ें। तो अब इतना पुराना प्रूफ तो लाना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से इनकी सिटीजनशिप इनसे छीन ली गई। और जब ऐसा हुआ, जब आप सिटीज़न नहीं बनते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑफिशियल सर्कल होता है उससे आप बाहर निकल जाते हो। ऑफिशियल सर्कल इन द सेंस कि यहाँ की कोई प्रोमिनेंट पोजीशन हो गई, या जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत सारी इस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे सोशल पॉलिसीज़ हों, वो इनके लिए नहीं होंगी। और यही कारण है कि इससे तंग आकर के रोहिंग्या मुस्लिम्स ने यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटीज़ जो इस तरीके की करनी स्टार्ट की, अपने लिए फ़ाइट करना शुरू किया। तो सल्यूशन कुछ ऐसा है कि ऑब्वियसली म्यांमार को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, लेकिन मिलिट्री जनता जो है ये करने के फेवर में नहीं है। इनफैक्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आई, वो लोग भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि रिसेंटली जब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई म्यांमार में, तो वहाँ पर म्यांमार के पार्लियामेंट में इस तरीके के प्रोविजंस लाए गए
कि 25% के आसपास, 15 to 25% के आसपास जो है वोट मिलिट्री जनता के लिए रिजर्व कर दिए गए। 25% आप कह सकते हो। और आइडिया ऐसा है कि म्यांमार में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लेके आना है और इन लोगों को सिटीजनशिप देनी है फॉर एग्जांपल, तो वो तभी पॉसिबल है जब 85% की बैकिंग होगी पार्लियामेंट में। और 85% की बैकिंग का मतलब है कि मिलिट्री जनता को हाँ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए डेमोक्रेसी होने के बावजूद, पार्लियामेंट फंक्शन करने के बावजूद भी सारी पावर मिलिट्री जनता के पास में है कि जो भी प्रोमिनेंट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो बिना मिलिट्री जनता के। और हुआ ये कि जब अब दोबारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई 2015 के बाद से, 2020 में आई थी, और 2020 में आने के बाद अगले ही साल 2021 के फरवरी के आसपास जो है यहाँ पर मिलिट्री कूप कंडक्ट किया गया, जिसमें यहाँ के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो भी लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, सबको हाउस अरेस्ट पे डाल दिया गया। और ये काम किया किसने? यहाँ के मिलिट्री जनरल ने। उसका कारण ये है कि यहाँ के जो जनरल हैं वो बहुत ही जल्दी रिटायर होने वाले थे, और अगर एक बार वो रिटायर हो गए तो उसके बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट इन पे शिकंजा कसेगी और इनको जो है जो भी रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ या जो भी क्राइम्स इन्होंने कमिट किए हैं, जो भी करप्शन, उसके एम्बिट में ये आ जाएंगे। तो वो सब रोकने के लिए जो है इस तरीके का डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। अब भारत इस सेंस में काफ़ी न्यूट्रल एक्ट कर रहा है। उसका कारण यही है कि हमें म्यांमार के साथ में अपनी बिगाड़नी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। दूसरा, ऑलरेडी इंडिया जो है इंटरफेयर नहीं करता है डोमेस्टिक अफेयर्स में। दूसरा ये चीज़ है कि म्यांमार हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली एट अ टाइम जब आप देखें, जब मिडल ईस्ट में इतना क्राइसिस है, या रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, तो हमें अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारी डिपेंडेंसी उन एरियाज से कम हो जो एरियाज बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला जो इशू है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इसको आप अपने नोट्स में से ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा जो मैंने आपको ये प्रोजेक्ट बताया कनेक्टिविटी के लिए, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये सितवे पोर्ट है। सितवे पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसके साथ में कनेक्टेड है। और ये वाला जो प्रोविंस आपको दिख रहा है, दिस इज द रैखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार। और ये जो रैखाइन प्रोविंस है, यहीं पर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं ज़्यादातर यहीं पर सेटल्ड हैं, ठीक है। अब ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, इनके खिलाफ मिलिट्री जनता जो है काफ़ी बार मिलिट्री एक्शंस भी लेती है। उसका कारण ये भी है कि अपने राइट्स के लिए जब ये लोग फाइट करते हैं तो गुरीला वॉरफेयर जो है, इस तरीके के टैक्टिक्स ये अपनाते हैं यहाँ पर, और इस वजह से जो है इस कम्युनिटी को परसिक्यूशन भी फेस करना पड़ा। तो म्यांमार का ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला मुद्दा है, ये लाइट में 2015 के आसपास तब आया जब यहाँ से एक पूरी बोट भर करके लोग जा रहे थे और ये पूरी बोट डूब गई, और जो डेड बॉडीज थी वो पूरी तैर रही थी पानी में एंड शोर तक आ गई। तो दिस वाज एक्चुअली इन न्यूज़। तो उसके बाद से ये मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया, एंड दिस इज़ द रियलिटी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो बांग्लादेश आ जाते हैं, ये मतलब बेसिकली यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो कंडीशंस हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। इनको सिटीजनशिप तो वैसे भी प्रोवाइड नहीं की गई है, और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर का पार्ट नहीं बन सकते हैं, तो इनफॉर्मल बिजनेसेस या इनफॉर्मल कामों में ही रहते हैं। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ आपको देखने को मिलेंगे, एंड नॉट जस्ट इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इधर कंबोडिया, इधर भी सब जो है ये जाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ द इशू जो बहुत ही प्रोमिनेंट है। स्पेसिफिकली जब भी ह्यूमन राइट वॉलेशंस की बात होती है, तो ह्यूमन राइट वॉलेशंस में ये मुद्दा आप ज़रूर अपना एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। और ऐसे केस में इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि आसियान कंट्रीज कुछ कर सकती हैं। उसका कारण ये है कि जो म्यांमार है वो आसियान का पार्ट है। म्यांमार आसियान का पार्ट है, 10 मेंबर्स
ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, जिसमें म्यांमार इज ऑल्सो देयर। एंड कहा यह भी जाता है कि इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्रीज यहाँ पर म्यांमार के साथ में एंगेज करती हैं, तो म्यांमार की सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट किया जाना चाहिए कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाए। बाकी आसियान भी यहाँ पर एंगेज करके इनके साथ में इसका कुछ रेजोल्यूशन ला सकता है। ऐसा क्यों? रेजोल्यूशन लाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो मुद्दा है रोहिंग्या मुस्लिम्स का, इसकी वजह से रैडिकलाइजेशन देखा जा रहा है। रैडिकलाइजेशन मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पर भी किसी कम्युनिटी को बहुत परसिक्यूट किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो ये लोग, एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है, रिफ्यूज सीख करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। दूसरा, ये जो रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं रिक्रूटिंग के लिए। ब्रीडिंग ग्राउंड जैसे कि यहाँ से टेररिस्ट निकल सकते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट साथ नहीं देती, जब कोई लीगल मैकेनिज्म साथ नहीं देता है, तो लोग फिर हथियार उठाते हैं। और इसीलिए रेडिकलाइजेशन की बात होती है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको जैसे इस्लामिक स्टेट हो गया या दूसरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इनको रिक्रूट कर सकती हैं, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो पूरे वर्ल्ड में हो सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म टुडे इज़ अ ग्लोबल मेनेस, इट इज़ अ ग्लोबल थ्रेट। तो इस तरीके की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। अब रही बात, थोड़ा सा ऑफिशियल सेंस में बात करते हैं इंडिया और म्यांमार के बारे में, कि अगर आपको सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आता है तो आप ऑफिशियली कैसे बात करेंगे। सो वी हैव म्यांमार के केस में, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर, वी हैव सी राजा मोहन। सी राजा मोहन का इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप पे कहना है कि इंडिया म्यांमार is described as brother countries. सी राजा मोहन कहते हैं that these countries are brother countries. इसको ऐसे रेफर करते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा सी राजा मोहन कहते हैं कि एक समय हुआ करता था कि दोनों ही एक सेम टेरिटरी का पार्ट हुआ करते थे। आज के समय पे म्यांमार जो है, इट एक्ट्स एज अ लैंड ब्रिज, इट एक्ट्स एज अ लैंड ब्रिज जो कनेक्ट करता है इंडिया को, साउथ एशिया को आप कह सकते हो, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, विथ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि आसियान कंट्रीज के साथ में। इसके अलावा म्यांमार एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट है ये इंडिया और चाइना के बीच में, उनको डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आने देता है। तो ये एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, आप ये कह सकते हो। और इसके बेसिस पे ये भी कहा जा सकता है कि इट इज़ द गेटवे टू आसियान। तो इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने होंगे व्हेनेवर यू कवर दिस टॉपिक। बाकी म्यांमार इकलौती ऐसी आसियान कंट्री है जो भारत के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर जिसका टच होता है, और इसीलिए भारत जो है म्यांमार के साथ में अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भारत म्यांमार के साथ में अगर एंगेज करता है, ये भारत की दो पॉलिसीज़ के अलाइंड है। पहली पॉलिसी भारत की है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है म्यांमार। और दूसरा, क्योंकि म्यांमार हमारा डायरेक्ट नेबर है, तो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है म्यांमार। तो इसके साथ में म्यांमार जो है अच्छे से दोनों पॉलिसीज़ के साथ में अलाइंड होता है। तो भारत और म्यांमार जो है एक ट्रेडिशनल लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रखते हैं। दोनों ही कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनीज हुआ करती थी 1937 तक। एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ये बना था 1886 में, और 1937 तक ये सेम टेरिटरी का पार्ट था। 1937 के बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया बर्मा को सेपरेट रखा जाए, ठीक है। उसके बाद जो है फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं। खैर, तो म्यांमार जो है अभी 21 के बाद से मेनली जो डेवलपमेंट हुआ है म्यांमार में वो ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है,
कि म्यांमार इज इन पॉलिटिकल क्राइसिस या टर्मोइल फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मिलिट्री है इन्होंने कूप कंडक्ट किया और जो आंग सान सूची है यहाँ की लीडर थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की, NLD इस पार्टी का नाम है, इसकी लीडर थी, इनको जो है हाउस अरेस्ट पे डाल दिया, इनको डिटेन कर लिया गया। अब भारत क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली भारत इस चीज़ को लेकर के कंसर्न था। जब भी उसके बहुत ही पास प्रॉक्सिमिटी में अगर कोई कंट्री है जो डेमोक्रेटिक है लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ खतरे में है, लेकिन भारत के बहुत ही वाइटल इंटरेस्ट है म्यांमार में और इसीलिए भारत चाहेगा कि प्रोटेक्ट कर सके इसको एंड एनहांस कर सके यहाँ की रिलेशनशिप। ठीक है, बाकी मेन मुद्दे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं और इसीलिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वाई अ स्टेबल म्यांमार, क्योंकि अभी तो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी टाइप की है, तो वाई अ स्टेबल म्यांमार इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो वाई इट इज इम्पॉर्टेंट में वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए, यानी कि कैसे म्यांमार एक जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट कंट्री है, किस तरीके से म्यांमार इकलौती साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसका लैंड बॉर्डर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ में टच होता है। म्यांमार इनफैक्ट आसियान का पार्ट है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का पार्ट है एंड म्यांमार बिम्स्टेक का भी पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है रीजनल कोऑपरेशन के लिए एंड जो भी सिचुएशन है म्यांमार को लेकर के उसको लेकर के वोट भी किया गया था। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल कूप यहाँ पर देखा गया। इसके अलावा कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पे बात कर सकते हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके थ्रू BCIM कॉरिडोर, ये एक आइडिया है BCIM कॉरिडोर का। BCIM कॉरिडोर में क्या है कि इंडिया, I फॉर इंडिया नाम से ही पता चल रहा है, बांग्लादेश, C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया एंड M फॉर म्यांमार, ये जो BCIM कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा जिसके चलते जो है इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। इस तरीके के आइडियाज़ जो हैं BCIM कॉरिडोर के हैं। एनीवेज, तो इसके अलावा म्यांमार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है स्टेबिलिटी वहाँ पर क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है। जियो इकोनॉमिकली म्यांमार जो है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं। तो एक तो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, एक और प्रोजेक्ट है जो आपको याद रखना है विच इज़ IMT ट्राइलेटरल हाईवे। अभी जो IMT है इसमें क्या है, इंडिया से कनेक्ट करता हुआ म्यांमार और यहाँ से कनेक्ट करता हुआ थाईलैंड। IMT इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। IMT ट्राइलेटरल हाईवे काफ़ी न्यूज़ में भी बना रहता है, इस पे काफ़ी समय से ना इंडिया काम कर रहा है लेकिन हमेशा ये प्रोजेक्ट जो है डिले होता रहता है। ठीक है, लेकिन काम चल रहा है। पहले कहा गया था कि 2019 के आसपास तक, इस ईयर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी भी पेंडिंग है। उसका कारण ये है जितना डिले होता है इन्फ्लेशन भी उतना बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है और भारत के पास में वैसे ही फंडिंग की कमी है। लेकिन बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को यहाँ पर अगर चाइना को काउंटर करना है तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो इस तरीके की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रॉमिसेस भारत ने किए हैं इसको समय पे कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी का पॉइंट भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल कल्चरल लिंकेजेस हैं और रोहिंग्या का मुद्दा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप इसको अपने नोट्स में से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो मेनली म्यांमार में यही सारे मुद्दे हैं जो ज़्यादातर डिस्कस किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम थोड़ा आसियान के बारे में। सो लेट अस फोकस ऑन आसियान। देखिए, म्यांमार में ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं, तो आई विल जस्ट से कि एक बार आप अपने नोट्स में से
जा कर के पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ITEC प्रोग्राम हो गया या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, ये सारी कॉमन है जो हमने ऑलरेडी दूसरे सेक्शंस में भी देखी हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब अब आपको समझ में आने लग गई होंगी, एंड उस चीज़ को लेकर के आप हैबिचुअल भी हो गए होंगे कि ठीक है ये प्रोग्राम है या इस तरीके की चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ लेवरेज हमें कहीं और भी मिलता है, राइट। तो लॉजिक यहाँ पर सेम ही काम करता है। तो आगे बात करते हैं अब हम, एंड लेट अस टॉक अबाउट आसियान। अब आसियान जो है वो 10 मेंबर्स कंट्री हैं। वैसे तो देखिए, अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया की जब भी बात की जाती है तो साउथ ईस्ट एशिया में अगर कोई पूछे कितने कंट्रीज हैं तो 11 कंट्रीज हैं, लेकिन आसियान में सिर्फ 10 हैं। उसका कारण ये है कि एक कंट्री है ईस्ट तिमोर, ये जो कंट्री है इसने साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, इसीलिए आसियान में आपको सिर्फ 10 कंट्रीज दिखेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आसियान में 10 है, साउथ ईस्ट एशिया में 11 कंट्रीज हैं। और मैप में आप देख सकते हो ये 11 कंट्रीज, दिस इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये चाइना है, तो चाइना के साथ में डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। वी हैव म्यांमार, वी हैव थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसके अलावा मलेशिया है, ब्रूने है, फिलीपाइंस है, सिंगापुर है, एंड वी हैव इंडोनेशिया एज वेल। तो ये 10 कंट्रीज हैं यहाँ पर जो आसियान ग्रुपिंग का पार्ट है। तो आसियान जो है ये एक 10 मेंबर रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, बिल्कुल वैसे ही आसियान भी एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान का मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री वाइज, एजुकेशन वाइज और सोशियो कल्चरली इंटीग्रेट करना अपने मेंबर कंट्रीज के बीच में। तो आसियान को कब बनाया गया था? आसियान को बनाया गया था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ में। बैंकॉक में एक मीटिंग हुई और वहाँ पर फाइनली इन्होंने डिक्लेयर किया एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कि हम जो है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन बनेंगे आने वाले समय में, और तब से इस पर काम होने लगा। अब आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है वो आपको जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा। तो जब आसियान लाया गया था उस समय पे 5 मेंबर्स थे और धीरे धीरे करके बाकी के 5 मेंबर्स और जुड़ गए। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, बाद में कौन से जुड़े, बिकॉज दीज आर टू फैक्चुअल। लेकिन ध्यान अगर रखना है तो इंडोनेशिया में क्योंकि सेक्रेटेरिएट है तो ऑब्वियसली इंडोनेशिया एक फाउंडिंग मेंबर ही रहा होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आसियान का अपना खुद का एक चार्टर है। चार्टर क्या होता है? चार्टर एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर आप यूरोपियन यूनियन के लिए देखेंगे ना, यूरोपियन यूनियन का अपना कोई चार्टर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आसियान का अपना एक खुद का चार्टर है और ये चार्टर जो है लाया गया था 2008 में, विच इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो इसके चलते जो है आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स रेगुलरली इंटरैक्ट करते रहते हैं। और आसियान ग्रुपिंग की जो चेयरमैनशिप है वो एनुअल बेसिस पे रोटेट होती रहती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले है पहले उसके पास सीट जाएगी, फिर उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट आता है उसके पास जाएगी, ऐसे रोटेट होती रहती है हर साल। आसियान के जो समिट्स हैं साल में 2 बार होती हैं और ये मेन सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। यानी आसियान ग्रुपिंग में अगर आपको डिसीजन देखना है कि कौन लेता है तो ये समिट में मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। हर साल में 2 बार ये मिलते हैं और यहाँ पर जब ये समिट होती है तो मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं यहीं पर लिए जाते हैं, सारे मेंबर कंट्रीज मिलकर के लेते हैं, ठीक है। तो ये समिट है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी है जिसमें आसियान लेड फोरम्स हैं, जैसे ARF। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसका पार्ट भारत भी है। ARF है आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम 1994 में बनाया गया था
और इसमें आज के समय पे 27 मेंबर्स हैं जो आसियान कंट्रीज़ के साथ में एंगेज करते हैं। ठीक है, तो ये जो आसियान रीजनल फोरम है इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं, और जब भी इसकी मीटिंग्स होती हैं तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है। स्पेसिफिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन की, जब आसियान को लेकर के बात होगी ना कि इंडो पैसिफिक रीजन में आसियान क्या कुछ कर सकता है, तो ये सारी डेवलपमेंट्स, ये सारी बातचीत, डिस्कशंस जो हैं ये ARF में होती हैं, यानी कि आसियान रीजनल फोरम में होती हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन के पर्सपेक्टिव से सिक्योरिटी डायलॉग जो होता है, या किस तरीके से आपस में ये लोग कोऑपरेट कर सकते हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी को एनहांस कर सकें, वो आसियान रीजनल फोरम में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो आसियान मेंबर्स होते हैं, जो चेयरमैन बनता है उस साल के लिए, वही आसियान रीजनल फोरम का भी उस साल का चेयरमैन होता है। बाकी इसके अलावा आसियान में एक और समिट लेवल पे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं वो है ईस्ट एशिया समिट, दैट इज ईस्ट एशिया समिट। अगेन दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ईस्ट एशिया समिट जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ई फॉर ईस्ट है, ई फॉर 18 कंट्रीज यहाँ पर मेंबर्स हैं। 10 तो आसियान ही हो गए, ठीक है, 10 ये हो गए, और इसके अलावा आपको पेयर्स दिखेंगे यहाँ पे 2-2 के। तो ये पेयर्स में इंडिया एंड चाइना, इसके अलावा US एंड रशिया दिखेगा, एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको फर्दर जो है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, एंड 2 और कंट्रीज हैं यहाँ पर which I think is yes South Korea and Japan। तो ये 8 कंट्रीज हैं along with 10 ASEAN कंट्रीज। ये पार्ट है ईस्ट एशिया समिट का। बाकी अगर आपको कभी कोई दिक्कत लगे इसमें तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि RCEP लाया गया था। RCEP में 16 कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया भी बोला गया था, नेगोशिएशंस चल रहे थे। तो इन्हीं 16 में 2 और ऐड कर दीजिए। ये 2 कौन से होंगे? USA एंड रशिया। अगर आप ऐड कर दोगे तो ये ईस्ट एशिया समिट में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, बट ईस्ट एशिया समिट एंड RCEP अपने आप में बहुत ही अलग चीज़ें हैं। एक्चुअली ईस्ट एशिया समिट में जब भी बात होती है, ईस्ट एशिया समिट का आइडिया 2005 से शुरू हुआ, 2005 से। तो याद रखिएगा आसियान 1967 से, जो आसियान रीजनल फोरम है 1994 से, एंड 2005 में आया है ईस्ट एशिया समिट। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि मेजर जो है डायलॉग यहाँ पर जो होगा वो ईस्ट एशिया में पीस कैसे लाया जाए, स्टेबिलिटी कैसे बनाई जाए, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से लाई जाए, उस पर ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट, एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, पेंडेमिक डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर और आसियान कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, ये ऐसे 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिस पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा ASEAN+3 भी है एक ग्रुपिंग, जिसमें आसियान कंट्रीज चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया के साथ में मिलकर के भी एंगेज करते हैं। बट हमारे लिए जो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ईस्ट एशिया समिट और साथ ही साथ जो है आसियान रीजनल फोरम, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं कि आसियान जो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर 2023 सितंबर में जब आसियान समिट हो रही थी, आसियान इंडिया समिट हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया गए थे समिट को अटेंड करने के लिए, और इस समिट में उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आसियान इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर फॉर इंडिया। तो भारत की आसियान के साथ में 1-to-1 बायलेटरल समिट्स जो होती हैं वो 2002 से शुरुआत हुई थी, और इन मीटिंग्स में हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकती हैं। और तब से लेकर के 2002 से जब से आसियान इंडिया समिट स्टार्ट हुई है,
तब से लेकर के अब तक भारत ने एक भी समिट जो है वो मिस नहीं की है। ठीक है, तो लगभग आप कह सकते हो कि 20-22 साल अब तो हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं। एंड इस साल की जो समिट थी उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर गए पिछले साल सितंबर में, एंड वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात जो है वो की गई। बाकी ईस्ट एशिया समिट, क्योंकि इंडो पैसिफिक फोरम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब स्ट्रेटेजिक डायलॉग में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मेनली जो है यही चीज़ें हैं आसियान के बारे में। बाकी वही है जो मैंने आपको बताया था कि आसियान में एक समय हुआ करता था कि इनके ब्लडी बॉर्डर्स हुआ करते थे, लेकिन यूएसए की बैकिंग की वजह से आसियान बहुत ही सक्सेसफुली जो है काम कर पाया। इसके अलावा आसियान जो है यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ देखेंगे, इनका खुद का एक चार्टर है एंड सेंट्रलिटी एशिया की, ये इस चीज़ में विश्वास करते हैं एंड पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। और इसीलिए आसियान की अपनी एक सिक्योरिटी कम्युनिटी भी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि आसियान एक बहुत ही डाइवर्स रीजन है, यानी अलग अलग एथनिसिटी के लोग आसियान में रहते हैं। बावजूद इसके एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है इनके बीच में बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, हर चीज़ अच्छी ही है। इसमें कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ वीकनेसेस भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आसियान में कोई नेचुरल कस्टोडियन आपको नहीं दिखेगा, यानी कि कोई एक ऐसा चीज़ नहीं दिखेगी, कोई एक ऐसी कंट्री जो इतनी पावरफुल हो, जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओनरशिप ले सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से काम करती रहे। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंडोनेशिया के पास में इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन इंडोनेशिया ने अभी तक ऐसा रोल कोई परफॉर्म नहीं किया है। वहीं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, राइवलरीज की बात करें, तो ये आसियान में भी एग्जिस्ट करती हैं। अभी भी वीक लीडरशिप आपको दिखेगी बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पर, जिसके साथ में डील नहीं किया गया है। बाकी आपस में ही अगर आसियान कंट्रीज़ के आप इश्यूज देखें तो जैसे रोहिंग्या क्राइसिस हो गया, ये एग्जिस्ट करता है। माइग्रेशन का इशू है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, पैंडेमिक से जूझने के लिए, या क्लाइमेट चेंज, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, पायरेसी, ये कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिस पे आसियान ढंग से काम नहीं कर पाता है। और बाकी चाइना के साथ में तो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं ही, इसी वजह से जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो भारत की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। ठीक है, बाकी मेजर जो है म्यांमार का एंगल यहाँ पर आता है, IMT ट्राइलेटरल हाईवे, कालाधर मल्टी मॉडल, यही सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर ना CMLV कंट्रीज़ हैं, जो ये CMLV कंट्रीज़ कौन सी हैं, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार एंड लाओस। ये ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनको लेकर के 500 करोड़ का एक डेवलपमेंट फंड भारत की तरफ से बनाया गया था, ताकि इस फंड के थ्रू यहाँ पर और भी इन्वेस्टमेंट किए जा सकें, और इससे म्यूचुअल बेनिफिशियल होगा ये भारत के बिजनेसमैन्स के लिए भी, एट द सेम टाइम ये म्यांमार के लिए भी और इन सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। So mainly these are the things, these are the developments that you need to know when it comes to ASEAN countries. बाकी इसी के साथ हमारा जो म्यांमार का मेजर इश्यूज थे और जो आसियान के मेजर इश्यूज थे वो हमने यहाँ पर ख़त्म किए हैं। पेपर 2 सेक्शन भी आपका ख़त्म हो चुका है, ईच एंड एवरी टॉपिक, सिवाय एक टॉपिक के जिसको मैं आने वाली क्लासेस में देख लूँगी, विच इज़ द विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आई थिंक, एंड इसको हम थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर लेंगे अलॉन्ग विद कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, जिसमें डेमोक्रेसी और बाकी सब आ जाते हैं। अब ये जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स एंड ये टॉपिक है, विद इन 1 लेक्चर आई थिंक आई विल टेक, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू फिनिश पेपर 1 सेक्शन B, दैट्स व्हेन वो कंप्लीट करने के बाद हम इसमें आएंगे। बट ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो आप मान सकते हैं कि आपका पेपर 1 सेक्शन A कंप्लीट हो चुका है, आपका पेपर 2 सेक्शन A हमने कंप्लीट कर दिया है, आपका पेपर 2 सेक्शन B भी अब कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हम आ रहे हैं IGP सेक्शन पे, विच इज़ पेपर 1 सेक्शन B। नेक्स्ट क्लास से इसको हम स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली बाय नेक्स्ट वीक आपको आपके जो पेपर 2 सेक्शन B के सेकंड PDF है वो प्रिंट आउट के लिए दे दी जाएगी।
यानी कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे टॉपिक्स के बाद से जो हमने शुरू करना था, दैट यू विल बी एबल टू cover from here. This is it. Thank you very much.